वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अपने घरों में फिट एंड फाइन हैं, ठीक ठाक हैं। वेरी गुड। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं बेटा फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी में अगला टॉपिक अगर आप सिलेबस में देखें तो वो है आई विटनेस मेमोरी। आई विटनेस मेमोरी होती है चश्मदीद गवाह स्मृति। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, चश्मदीद गवाह स्मृति उस मेमोरी को कहा जाता है, उस स्मृति को कहा जाता है जो एक गवाह रखता है किसी आपराधिक घटना या नाटकीय घटना के लिए। क्या होता है चश्मदीद गवाह स्मृति? चश्मदीद गवाह स्मृति एक तरह की प्रासंगिक या एपिसोडिक मेमोरी है, प्रासंगिक स्मृति है किसी ऐसी घटना के लिए, किसी ऐसे अपराध के लिए जिसे गवाह ने देखा होता है। शुरुआत में, स्टार्टिंग में हुगो मुंस्टरबर्ग ने, हम सभी जानते हैं हुगो मुंस्टरबर्ग कौन है, वो है फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। शुरू में हुगो मुंस्टरबर्ग ने इस बात की बहुत वकालत की कि न्याय के क्षेत्र में, गवाही के क्षेत्र में मनोविज्ञान को महत्व देना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि जो गवाह गवाही देते हैं उस गवाही की सत्यता के बारे में, सच्चाई के बारे में मनोवैज्ञानिक पता लगा सकते हैं। ऐसा हुगो मुंस्टरबर्ग का मानना था। 1970 से लेके 1990 के बीच में चश्मदीद गवाह की गवाही को जो महत्व दिया जाता था वो महत्व कम होने लगा। वो महत्व कम क्यों होने लगा? वो महत्व इसलिए कम होने लगा क्योंकि ये बात सामने आई कि गवाही लेने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, जो प्रणाली अपनाई जाती है, गवाही की रिपोर्ट लेने के लिए जो जरिया अपनाया जाता है, वो जरिया सर्वोत्तम दर्जे का नहीं है, उच्च क्वालिटी का नहीं है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे देश एकजुट हो गए इस प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि कोर्ट में जब एक चश्मदीद गवाह गवाही दे तो उसकी परिशुद्धता या उसकी एक्यूरेसी या उसकी सच्चाई का स्तर ऊंचा रहे, सही गवाही दे पाए गवाह। इसके लिए बहुत सारे देशों ने एकजुट होकर काम करना शुरू कर दिया। आधुनिक युग में ऐसा माना जाता है आज के दौर में कि एक मनोवैज्ञानिक ही अच्छे तरीके से गवाही और गवाह के बारे में निष्कर्ष निकाल सकता है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक के पास स्मृति की प्रक्रिया, स्मृति के प्रक्रम और स्मृति के कारकों का ज्ञान होता है। गवाही सारा स्मृति का ही तो खेल है। जो अच्छे से याद कर पा रहा है कि अपराधी का चेहरा कैसा था या अपराध की डिटेल्स क्या है, वो ठीक से गवाही देगा और उसकी गवाही का कोर्ट को, जज को और कानून प्रणाली को फायदा होगा। पर अगर वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें परिशुद्धता नहीं है, सही नहीं है गवाही, तो उसका फायदा नहीं होगा। तो इस सारी चीज में क्योंकि स्मृति का एक बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इसमें मनोवैज्ञानिक कार्यरत रहते हैं। ये तो हुई बात बेटा आई विटनेस मेमोरी या चश्मदीद गवाह स्मृति के परिचय की, इंट्रोडक्शन की। आइए अब हम इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानते हैं। वो कौन से चर हैं या कौन से कारक हैं जो चश्मदीद गवाह स्मृति पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये कारकों का वर्गीकरण किया है, अलग अलग तरह का वर्गीकरण है। पहला वर्गीकरण कहलाता है कालिक वर्गीकरण। कालिक का मतलब है क्रम के अनुसार
एक क्रोनोलॉजी में यह चलता है, इसलिए इसे कहते हैं कालिक वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले आती है बात गवाह की। गवाह से जुड़ी हुई विशेषताएं जो कि उसकी गवाही पर अपना प्रभाव डालती हैं। ये पहला कारण है कालिक चरों के नीचे। तो जो गवाह है, अगर उसकी बुद्धि अच्छी है, अगर वो अलर्ट है, सतर्क है, तो वो ठीक से गवाही दे पाएगा। तो इस तरह के जो सभी कारक गवाह से जुड़े होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कालिक वर्गीकरण में दूसरा जो चर है वो है घटना या अपराध। घटना की विशेषताएं, घटना कितनी लंबी चली, घटना की अन्य विशेषताएं जो कि गवाह की स्मृति पर अपना प्रभाव डालेंगी, वो सारी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। तीसरा आ जाता है बेटा घटना के बाद के चर, घटना हो जाने के बाद की वो विशेषताएं जो कि स्मृति पर प्रभाव डालेंगी। घटना के बाद कौन सी वो चीजें हो सकती हैं जो चश्मदीद गवाह की स्मृति पर अपना प्रभाव डालेंगी? वो ये हो सकती है, जैसे कि हो सकता है कोई उसे सुझाव दे रहा हो कि नहीं नहीं तूने ये नहीं देखा था, तुमने तो कुछ और देखा था, नहीं नहीं अपराधी ने लाल रंग की टी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, तेरे को गलत याद है। ये अलग अलग तरह के सुझाव हैं जो घटना के बाद दिए जा रहे हैं और गवाह की स्मृति पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। चौथा चर कालिक वर्गीकरण में है पहचान कार्य। पहचान कार्य होता है बेटा कि मान लो कोई आपराधिक घटना घटे, उसमें 4-5 लोग ऐसे हैं जिन शक के घेरे में हैं और 4-5 लोग और मिलाकर उनको एक लाइन अप कर दिया, मान लो एक लाइन में उन्हें खड़ा कर दिया और जिसने वो घटना देखी उसको कैमरे के माध्यम से या तस्वीरों के माध्यम से इन लाइनअप वाले लोगों का चेहरा दिखाया जा रहा है और फिर वो उन चेहरों में से पहचान करता है कि इन सभी पर शक है, पर वो कौन असली अपराधी है जिसने अपराध किया। तो इसे कहते हैं लाइनअप विधि। तो इस पहचान कार्य में लाइनअप विधि में होने वाली अलग अलग चीजें जो कि स्मृति पर प्रभाव डालती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। लाइनअप रचना। पांचवा कारक है पहचान के बाद के चर, जैसे कि गवाह ने एक बार पहचान का कार्य किया, उसने कहा कि ये अपराधी है, उसके बाद उसको प्रतिपुष्टि दी जा रही है, उसको पुलिस कर्मचारी अन्य कर्मचारी कह रहे हैं नहीं तुमने गलत बताया, ये अपराधी नहीं हो सकता, तो वो सोच में आ जाएगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं। ये पहचान कार्य के बाद के किए गए कार्य हैं जो कि चश्मदीद गवाह की स्मृति पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये थे बेटा 5 कालिक वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले चर। एक और वर्गीकरण दिया है वेल्स एंड ऑल्सन ने। वेल्स और ऑल्सन, वेल्स एंड ऑल्सन ने जो वर्गीकरण दिया है उसमें पहला है बेटा संदिग्ध पक्षपाती चर। ये कहलाता है संदिग्ध पक्षपाती चर। संदिग्ध पक्षपाती चर वो वाले चर होते हैं जिनमें एक निर्दोष व्यक्ति को गलती से चुन लिया जाता है, दोषी करार दे दिया जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो लाइनअप में है। ऐसे बहुत सारे चर हो सकते हैं जिनकी वजह से निर्दोष व्यक्ति चुना गया सिर्फ क्योंकि उस पर शक है, उसने किया नहीं है, अपराध पर शक के घेरे में था, तो फिर पहचान कार्य में गलती से उसे पहचान लिया गया। इस तरह के चर कहलाते हैं संदिग्ध पक्षपाती चर। इसी के अंतर्गत वेल्स एंड ऑल्सन के वर्गीकरण में दूसरे तरह के चर कहलाते हैं सामान्य क्षति चर। सामान्य क्षति चर वो चर होते हैं जिनके कारण गवाह के निष्पादन में, गवाह जो कार्य कर रहा है, गवाही दे रहा है, उसकी शुद्धता में, उसकी एक्यूरेसी में और उसकी सच्चाई में घटोतरी आ जाती है, कम अच्छा होता है।
उसका निष्पादन उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता, उसकी गवाही ठीक नहीं होती, आम सी चीजें जो कि उसके आउटपुट में, उसकी परफॉर्मेंस में कमी ला देती है, ये कहलाते हैं सामान्य क्षति चर। मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। ये वर्गीकरण है बेटा बेल्स एंड डॉल्सन के द्वारा दिया गया, जिसमें पहला है संदिग्ध पक्षपाती चर। संदिग्ध वो शख्स होता है जो शक के घेरे में होता है। पक्षपाती यानी उसके पक्ष में दे दिया गया निष्कर्ष, यानी गलती से ऐसा कह दिया जाता है गवाह द्वारा कि ये संदिग्ध व्यक्ति ही अपराधी है। निर्दोष संदिग्ध व्यक्ति को जुर्मी करार दिया जाता है गलती से। इसी में दूसरा आ जाता है सामान्य क्षतिचर। सामान्य क्षतिचर वो होते हैं जिनकी वजह से गवाह की गवाही उच्च दर्जे की नहीं होती। ये थे बेटे आपके पहले दो तरह के वर्गीकरण। पहला कौन सा था? कालिक वर्गीकरण, जिसमें हमने 5 चर देखे। दूसरा वर्गीकरण हमने देखा वेल्स एंड डॉल्सन का, जिसमें 2 तरह के चर हैं। तीसरा वर्गीकरण आ जाता है नियंत्रण के आधार पर किया गया वर्गीकरण। ये क्या है? नियंत्रण के आधार पर किए गए वर्गीकरण का मतलब है कि कुछ चर ऐसे होते हैं जिन पर कानून प्रणाली का नियंत्रण चलता है, कानून प्रणाली उन्हें कंट्रोल कर सकती है। पर कुछ चर ऐसे होते हैं जो कि घटना से जुड़े होते हैं, या वो किसी भी कारणवश हमारे बस में नहीं होते, नियंत्रण में नहीं होते। तो ये 2 कैटेगरीज बन गई। पहली कैटेगरी है वो वाले चर जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इन्हें हम कहते हैं एस्टिमेटर चर। इन्हें हम क्या कहते हैं? एस्टिमेटर चर। दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ? ठीक है बेटा। एस्टिमेटर चर वो चर होते हैं जिन पर कानून प्रणाली अपना नियंत्रण नहीं रख सकती। जैसे कि घटना का प्रदर्शन काल, कितनी देर घटना चली, कितनी देर अपराध चलता रहा, इस बात पर कानून प्रणाली अपना नियंत्रण नहीं रख सकती। दूसरी तरह के चर इसी वर्गीकरण में कहलाते हैं प्रणाली चर। ये है बेटा प्रणाली चर। प्रणाली चर वो चर है एस्टिमेटर के ऑपोजिट जिन पर कानून प्रणाली अपना नियंत्रण रख सकती है, इन्हें वो कंट्रोल कर सकती है। इनका उदाहरण हो सकता है लाइनअप की रचना। लाइनअप मैंने आपको समझाया था, एक विधि है, एक तरीका है जिसके माध्यम से 4-5 संदिग्ध लोगों में से एक को गवाह चुन पाता है जिसने जुर्म किया होता है। तो जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं मूवीज या सीरियल्स में कि जिसने अपराध देखा होता है वो गवाह होता है, गवाह के सामने कुछ तस्वीरें दिखाई दे दी जाती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं, और उन तस्वीरों को देखकर वो पहचानता है कि इन 5 में से ये व्यक्ति सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है जो कि अपराध जिसने किया होगा। इस तरह की विधि को हम लाइनअप विधि बोलते हैं। तो लाइनअप की संरचना कि लाइनअप में कौन पहले किसको पहले प्रस्तुत करना है, किसको बाद में प्रस्तुत करना है, सबका पहनावा कैसा रखना है, लाइनअप तस्वीरों के माध्यम से करना है या कैमरे के माध्यम से करना है, ये सारी चीजें लाइनअप की रचना में आ जाती हैं और इन पर कानून प्रणाली का बस चलता है। कानून प्रणाली इन्हें कंट्रोल कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, अपने अनुसार वो उन्हें कायम कर सकती है। तो ये कहलाते हैं बेटा प्रणाली चर। अब सबसे पहले हम इन सभी चरों में से एस्टिमेटर चर को डिटेल से करेंगे। एस्टिमेटर चर काफी तरह के होते हैं और इनकी नॉलेज की मदद से हम उन त्रुटियों का पता लगा सकते हैं जो गवाह अपनी गवाही देते हुए कर बैठता है। कई बार अनजाने में गवाह से कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो ज्यादातर एस्टिमेटर चरों के अंतर्गत आती हैं। मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, एस्टिमेटर चर और प्रणाली चर क्या है। एस्टिमेटर चर बेटा वो हैं जिन पर कानून प्रणाली का नियंत्रण नहीं होता, और प्रणाली चर, प्रणाली जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है सिस्टम,
प्रणाली का मतलब होता है एक सिस्टम। तो प्रणाली चर वो है जिन पर कानूनी सिस्टम या कानून की प्रणाली का नियंत्रण चलता है, कंट्रोल चलता है, ये कहलाते हैं प्रणाली चर। आइए हम देखते हैं एस्टिमेटर चरों में क्या क्या आता है। एस्टिमेटर चरों में पहला है क्रॉस जाति पहचान। क्रॉस जाति पहचान का मतलब है अगर हम एक स्टडी करें, एक अध्ययन करें, एक एक्सपेरिमेंट करें जिसमें हम एक शख्स को कुछ तस्वीरें दिखाएं और उससे कहें कि इनमें से कितनी तस्वीरें में दिखाए गए चेहरे को आपने पहले देखा हुआ है या आपके लिए पहले से देखा हुआ चेहरा है, या किस तस्वीर में आप एक नया या नवीन चेहरा देख रहे हैं। तो ऐसी ही एक अध्ययन की गई जिसमें पाया गया कि लोग अपनी ही जाति के लोगों को ज्यादा परिशुद्धता से पहचान पाते हैं और किसी अन्य जाति के लोगों को वो उतनी परिशुद्धता से नहीं पहचान पाते। आइए वापस आते हैं हम उसी स्टडी पे, उसी एक्सपेरिमेंट में। तो जब लोगों को, प्रतिभागियों को, पार्टिसिपेंट्स को इस एक्सपेरिमेंट में तस्वीरें दिखाई गई, लोगों के चेहरों की तस्वीरें, जिसमें प्रतिभागियों को कहा गया कि आपने 2 वर्गीकरण करने हैं, बताना है हर तस्वीर के लिए कि आपके लिए नया चेहरा है या आपके लिए पहले से देखा हुआ चेहरा है। तो प्रतिभागी जो थे उन्होंने लगभग 2.5 गुना ज्यादा परिशुद्धता से अपनी जाति के लोगों के बारे में बताया। अन्य जाति के लोगों के बारे में वो उतनी सही बात नहीं बता पाए। इसे कहते हैं क्रॉस जाति पहचान। तो जो गवाह है वो अपनी ही जाति के लोगों के बारे में ज्यादा अच्छे से बात बता पाएगा, ऐसा हम इसमें एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और अन्य जाति के लोगों के बारे में हो सकता है उसकी दी गई गवाही उतनी एक्यूरेट, उतनी सही ना हो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपको क्या लगता है गवाह अगर बहुत अत्यधिक स्ट्रेस में होगा, टेंशन में होगा, तो वो अपनी गवाही बेटर दे पाएगा, या अगर वो नॉर्मल होगा तो गवाही बेटर होगी? जनरल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि प्रतिबल अगर कम होगा, नॉर्मल, तो गवाही बेटर होगी। प्रतिबल अगर बहुत उच्च हो, घटना के दौरान, गवाही देने के दौरान, अन्य कार्यों के दौरान, तो गवाह की गवाही की परिशुद्धता कम हो जाती है। प्रतिबल अत्यधिक होने से गवाह की गवाही और पहचान कार्य की शुद्धता कम हो जाती है। इस चीज के लिए भी एक अध्ययन किया गया। प्रतिभागियों को कुछ वीडियो टेप्स दिखाए गए, वीडियोस दिखाए गए। कुछ वीडियोस में तो प्रचंड व्यवहार यानी उग्र व्यवहार, डरा देने वाला व्यवहार बहुत ज्यादा था। वो वीडियो टेप्स ऐसी थी जिन्हें देखकर प्रतिभागियों का प्रतिबल बढ़ गया, उनकी टेंशन बढ़ गई, वो बहुत स्ट्रेस में आ गए। और दूसरे तरह के प्रतिभागियों को ऐसी वीडियो टेप दिखाई गई जिनमें स्ट्रेस ज्यादा नहीं था। तो पाया गया कि नॉर्मल से स्ट्रेस या कम स्ट्रेस वाले प्रतिभागी ठीक गवाही दे पाए, परंतु जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दिया गया था, उस वीडियो रिकॉर्डिंग की गवाही प्रतिभागी अच्छे से नहीं दे पाए। इससे यह साबित होता है कि अगर बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत ज्यादा प्रतिबल हो, तो गवाही और पहचान कार्य की परिशुद्धता कम हो जाती है। पहला देखा बेटा हमने इसमें क्रॉस जाति पहचान, अपनी जाति के लोगों की पहचान बेटर रहती है। दूसरा हमने देखा वीडियो रिकॉर्डिंग वाला अध्ययन, जिसमें हमने समझा कि प्रतिबल ज्यादा होने से गवाही की परिशुद्धता और पहचान कार्य की परिशुद्धता कम हो जाती है। तीसरा चर क्या है? तीसरा चर है इसमें बेटा हथियार से जुड़ा हुआ। अगर गवाह बहुत ज्यादा हथियार पर फोकस करता है,
अपराध के दौरान। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। अगर गवाह अपराध के दौरान बहुत ज्यादा हथियार पर फोकस करता है तो गवाही की परिशुद्धता कम हो जाती है। उसका जो विवरण है, जो वो रिपोर्ट देगा कि अपराध यूं 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 हुआ, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, उसकी परिशुद्धता कम हो जाती है। हथियार फोकस होता है, जो गन यूज की जा रही है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, या कोई भी और जो हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, उसे कहते हैं हथियार फोकस। पहला था क्रॉस जाति पहचान, दूसरा प्रतिबल या टेंशन से जुड़ा हुआ, और तीसरा हथियार फोकस। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा प्रदर्शन अवधि। प्रदर्शन अवधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सोचिए इसका क्या मतलब होगा। प्रदर्शन अवधि होता है कि जो अपराध हुआ वो कितनी देर के लिए हुआ। अगर प्रदर्शन अवधि अधिक है, ज्यादा देर तक गवाह ने देखा कि अपराध क्या है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसकी गवाही बेटर होगी, उसकी गवाही में सत्यता ज्यादा आ पाएगी, परिशुद्धता ज्यादा आ पाएगी। पर अगर उसने बहुत कम समय के लिए देखा, प्रदर्शन काल बहुत कम था, उसने केवल 15 मिनट के लिए देखा, जो कि आधे घंटे का अपराध था, 15 मिनट के लिए उसने देखा कि क्या उसकी क्या चीज थी, तो फिर उसकी परिशुद्धता कम हो जाएगी। और अगर वो पूरे 30 मिनट उसने देखा है, विटनेस किया है कि अपराध हो रहा है, तो उसकी परिशुद्धता बेटर हो जाएगी। अच्छा जी, कभी कभी हम देखते हैं कि अपराधी ने नकाब पहना होता है या अन्य चीजें जिनसे छिपाव होता है चेहरे का। कोई हुड पहनी हुई है, कोई टोपी पहनी हुई है, चश्मा पहना हुआ है, चेहरे के आगे एक नकाब है, कोई मास्क पहना हुआ है, तो उसकी वजह से भी गवाही की परिशुद्धता कम हो जाती है, क्योंकि गवाह ने देखा ही नहीं चेहरा ठीक से, तो वो बाद में पहचान कैसे करेगा, या कैसे प्रत्यावान करेगा, या कैसे गवाही देगा कि अपराधी कौन है। तो छिपाव की वजह से भी गवाही की परिशुद्धता कम दर्जे की हो जाती है। धारण समय अंतराल अगला पॉइंट है बेटा आपका, छठा पॉइंट, धारण समय अंतराल। धारण समय अंतराल का मतलब है, अगर अपराध के बाद एक बहुत लंबे समय तक गवाही नहीं ली गई और तब गवाह से पूछा जाए कि अब वह अपराध और अपराधी के बारे में अपना विवरण दे, तो उसकी परिशुद्धता कम होगी। समय अंतराल, समय की अवधि, समय अंतराल कम है, अपराध हुआ, अगले दिन गवाही दी गई, तो वो परिशुद्धता बेटर होगी। और अगर समय बीत गया तो मेमोरी फीकी पड़ जाएगी, स्मृति चिन्ह फीके पड़ने लगेंगे, तो फिर गवाही जो है वो उतनी एक्यूरेट और उतनी सही नहीं होगी। अगर गवाह शराब का सेवन करता है, ड्रग्स लेता है, तो उसकी गवाही सही होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो लत वाली, नशे वाली चीजें होती हैं, इनसे हमारे स्मृति के प्रक्रम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमने मेमोरी की स्टेजेस पढ़ी थी, कूट संकेतन या संकेतीकरण, हमने पढ़ा था स्टोरेज, हमने पढ़ा प्रत्यावान, रिकॉल करना। ये जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं मेमोरी के, इन सभी में नशे की वजह से गिरावट आ जाती है। तो स्मृति की प्रक्रिया जब नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, तो स्वाभाविक सी बात है गवाही भी उच्च दर्जे की नहीं होगी, उसमें त्रुटियां आ जाएंगी, गलतियां आ जाएंगी। हम जो सारी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि किन किन कारकों से गवाही की त्रुटियां बढ़ जाती हैं या गवाही में होने वाली त्रुटियां कम हो जाती हैं।
एक बात और बेटा कि हमने जितनी भी तरह के जो चर हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग वर्गीकरण देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि एक बात एक वर्गीकरण में आ रही है तो वो दूसरे में नहीं आएगी। इसमें हम ओवरलैप देख सकते हैं। एक ही तरह की बात एक चर में और दूसरे तरह के वर्गीकरण में, दूसरे चर में आगे पीछे 2-3 जगह पर वो फिट हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला चर है एस्टिमेटर चरों में घटना या अपराध से दूरी। आइए मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ। अपराधी गवाह से काफी दूर था जब अपराध हुआ, तो गवाह की स्मृति अच्छी बनेगी या खराब बनेगी? दूर था बहुत, अपराध काफी दूर था, अपराध और अपराधी जहां भी ये घटनाओं थी काफी दूर थी उस शख्स से जिसने बाद में गवाही दी, तो उसकी गवाही उतनी ठीक नहीं हो पाएगी क्योंकि पास नहीं था, तो उसने डिटेल्स में देखा ही नहीं कि क्या हुआ और किसने किया। तो दूरी भी एक कारक है जिससे गवाही की परिशुद्धता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। छोटे छोटे बच्चों से कई बार गवाही ली जाती है, पर क्या उनकी गवाही पर निर्भर किया जा सकता है? नहीं, ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे भूलते जल्दी हैं, क्योंकि बच्चों पर सुझाव का बहुत जल्दी असर पड़ता है। उनको किसी ने कह दिया कि तुम्हें शायद गलत याद होगा बेटा, ऐसा नहीं ऐसा था, तो बच्चों पर ऐसी बातों का बहुत जल्दी असर पड़ जाता है। इन कारणों की वजह से बच्चे और दूसरा वृद्ध लोगों की स्मृति भी उतनी अच्छी नहीं होती, तो उनकी गवाही पर भी निर्भर करना थोड़ा मुश्किल माना जाता है। हाँ, किशोरावस्था के लोगों की गवाही पर निर्भर करना सबसे आसान है, क्योंकि इस दौरान जो स्मृति की प्रक्रिया है वो अच्छी क्वालिटी की होती है। गवाह का जेंडर और व्यवसाय भी प्रभाव डालते हैं गवाही पर। ऐसा पाया गया है कि जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वो गवाही का काम बहुत अच्छे से करते हैं, गवाह का काम वो बहुत अच्छे से करते हैं, गवाही देने में उनकी काफी परिशुद्धता रहती है। आगे हम देखें तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि किसी की बुद्धि अच्छी है या किसी की पहचान करने का कौशल, पहचान करने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो अच्छे से गवाही दे पाएगा और पहचान कर पाएगा अपराधी की। इसमें आखिरी पॉइंट है बेटा एस्टिमेटर चरों में अपराधी की विशिष्टता। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि अपराधी के चेहरे पर बड़ा सा तिल है, या हम देखते हैं कि वो काफी लंबे या नाटे कद का है, या हम उसके बारे में और कोई स्पेशल बात याद रख जाते हैं। तो अगर अपराधी में ऐसी कोई विशिष्टता पाई जाती है तो गवाह की स्मृति बेटर रहती है अपराधी को पहचानने के लिए, तो उसकी गवाही की परिशुद्धता भी बेटर रहती है। तो ये बेटा कुछ कारक थे जो कि एस्टिमेटर चरों कहलाते हैं। एस्टिमेटर चरों के अंतर्गत इनकी व्याख्या की जाती है। ये सभी चर वो हैं जिन पर कानून प्रणाली का नियंत्रण नहीं होता, इन पर कानून प्रणाली का कंट्रोल नहीं होता, ये बस घटित हो जाते हैं, बाद में इनकी वजह से परिशुद्धता प्रभावित होती है, गवाही की परिशुद्धता। ठीक है बेटा, आपने पेशेंस से सारा वीडियो सुना, वेरी गुड। आगे आप ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, नोट्स में ग्रुप में भेज चुकी हूँ। आगे के जो प्रणाली चर हैं वो चर जिन पर कंट्रोल होता है प्रणाली का, कानून की प्रणाली नियंत्रण रख पाती है जिन चरों पर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। Okay friends, till then take care and all the best.